हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 की यूनिट 7 यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, बी स्टडीओटिक के मेम्बर भी बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा यूएसए और यूरोपियन यूनियन का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि हम देखते हैं। ठीक है, चलो। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ लार्ज कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका मेड अप ऑफ 50 स्टेट्स. It was founded in 1776. The USA is a global leader in technology, economy, and military power. The USA is the only superpower of the world after the collapse of USSR. It has the military capabilities to destroy the entire world. देखो ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि 50 स्टेट्स यानी कि 50 राज्यों से मिलकर बनी है। 1776 में ये फाउंड हुई थी और यूएसए को हम ग्लोबल लीडर या फिर सुपर पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें। साथ ही जब कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था तो यूएसए इकलौती पूरी दुनिया की ऐसी सुपर पावर बची जिसके पास इतनी ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, इतनी एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो पूरे जो दुनिया है, पूरे जो एंटायर वर्ल्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा जान लिया कि यूएस और उसकी पावर के बारे में। अब हम देखते हैं द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, The European Union is a political and economic union of 27 European countries formed to promote peace, stability, and economic cooperation. The EU also has its own currency, the euro, used by 20 of its members. देखो, यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ना, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे कुछ भी हो, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, एक प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया, जो कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। किसकी? 27 यूरोपियन कंट्रीज की। इसको बनाया गया था इकोनॉमिक कॉपरेशन को अच्छा करने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसके पास उसकी खुद की करेंसी है जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं, जो कि इसके 20 जो मेंबर्स हैं वो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे। चलो, अब हम देखते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस। India and the US are widely recognized as the world's largest and most powerful democracies. India is one of the oldest civilization in the world, where the US is a younger civilization. In terms of statehood experience, the US is considerably older than India. India and the US has strongly differed on certain issues related to India's national security. These were the Kashmir problem, American arms transfer to Pakistan, and the nuclear issue. देखो, ये बोल रहे हैं कि इंडिया और यूएस को हम जानते हैं सबसे लार्जेस्ट और सबसे मतलब बड़ी और सबसे ताकतवर यानी कि सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज के तौर पे। ठीक है, इंडिया अगर हम सिविलाइजेशन के उसमें देखें, अगर हम सभ्यता देखें तो यूएस से पुरानी सभ्यता यानी कि यूएस से पुरानी सिविलाइजेशन किसकी है? इंडिया की है। ठीक है, इंडिया मतलब एक पुरानी सिविलाइजेशन है एज कम्पेयर टू यूएस। लेकिन अगर हम स्टेटहुड की बात करें तो क्योंकि हम लेट आज़ाद हुए थे तो इसीलिए स्टेटहुड के मामले में यंगर कौन है? इंडिया। और ओल्डर कौन है, ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है? यूएस। और इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कुछ इश्यूज थे वहाँ पे क्या था, इंडिया और यूएस के जो रिश्ते थे वो बहुत ही सीरियस हो गए थे। ठीक है, जो कि कौन कौन से थे? पहला कश्मीर प्रॉब्लम, दूसरा अमेरिकन आर्म्स ट्रांसफर टू पाकिस्तान और तीसरा है द न्यूक्लियर इशू। अब हम इन्हें पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो या फिर हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा दो और तरीके हैं। पहला तो हमारे वीडियोस को आप अपने जो भी स्टडी सर्कल है, जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हो, और दूसरा आप लाइक्स और कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, द कश्मीर प्रॉब्लम बिगिन विद द पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर इन 1947.
as the Maharaja of Kashmir agreed to Kashmir's accession to India and requested the Indian military to help. The first war between India and Pakistan began soon after India's independence. The US tilt towards Pakistan in the third round of Indo-Pak War in 1971 was an act of hostility towards India. But after the Indian victory in the war, the US began to support the Shimla Agreement, but Washington continued to view Kashmir as a disputed territory and did not accept the Indian point of view that it was an internal affair of India. देखो कश्मीर इशू क्या है, बहुत ही आसान सी भाषा में कि 1947 में जो पाकिस्तान था, जब मतलब बंटवारा हुआ था, ठीक है, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद ही जो पाकिस्तान था वो कश्मीर के अंदर इन्वेड कर रहा था और उसी टाइम पे जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया के लिए वो एग्री हो गए थे और इन्होंने इंडियन मिलिट्री से हेल्प के लिए बोला था, हेल्प की गुहार लगाई थी, ठीक है। और उसके बाद ही हमें पहली वॉर देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो जब थर्ड राउंड था इंडो पाक वॉर का, 1971 की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो यूएस था वो टिल्ट था, वो थोड़ा किसकी तरफ था, वो पाकिस्तान की तरफ था, है ना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। लेकिन उस वॉर के बाद जब भारत की जीत होती है, जब इंडिया जीत जाता है, इंडियन विक्ट्री होती है, तो यूएस जो शिमला एग्रीमेंट था उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है और ये बोलना शुरू कर देता है कि हाँ, नेगोशिएशन या डायलॉग से, मीटिंग से जो चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है, वॉर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो वॉशिंगटन था उसका यही मानना था कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि कश्मीर हमारी इंटरनल, कश्मीर जो है वो हमारा इंटरनल अफेयर है, इंडिया का इंटरनल अफेयर है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी उसमें इंटरफेयर करे, है ना, हमारा मैटर हम खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन वॉशिंगटन का मानना था कि नहीं, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है और कश्मीर अभी भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। तो ये थी कश्मीर प्रॉब्लम। अगला क्या था, यूएस आर्म्स ट्रांसफर। 6 years after the first Indo-Pak War, the US signed a mutual defense agreement with Pakistan in 1954. It signed another agreement in 1959 on military cooperation, and in between, Pakistan had joined the SEATO and CENTO. Also, Pakistan received millions of dollars of military assistance from the US. Pakistan did use those weapons during its war against India. अब अगला क्या होता है कि जब पहली इंडो पाक वॉर हुई थी तो उसके 6 साल बाद ही जो यूएस था वो पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करता है 1954 में। फिर दोबारा एक एग्रीमेंट होता है 1959 में और उसके बाद पाकिस्तान सीटो और सेंटो, जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस यूएस के द्वारा बनाई गई थी कोल्ड वॉर के पीरियड पे, या उसके बाद उसको ही पाकिस्तान ज्वाइन कर लेता है। इसके साथ ही जो यूएस है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री असिस्टेंस के लिए, मतलब एड प्रोवाइड कराता है किसको, पाकिस्तान को। एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी जो इसमें नहीं लिखी है, वो ये है कि उस टाइम पे जो इंडिया ने, या इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, सब ने बोला था यूएस को कि ये जो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री असिस्टेंस वो प्रोवाइड करा रहा है पाकिस्तान को वेपन्स बनाने के लिए, वो उसको इंडिया के खिलाफ यूज़ करेगा लड़ाई के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, ठीक है। लेकिन ऐसा यूएस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट हुआ क्या, पाकिस्तान डिड यूज दोज वेपन्स ड्यूरिंग इट्स वॉर अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ने उन वेपन्स का इस्तेमाल किया, कब, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के टाइम पे, वॉर के टाइम पे। तो वहाँ पर भी जो इंडिया यूएस के रिलेशंस थे वो बहुत सीरियस हो गए थे, ठीक है, पॉजिटिव नहीं थे मतलब। और थर्ड है न्यूक्लियर इशू। The nuclear issue came to dominate India's relations with the US ever since China went nuclear in 1964. Washington suspected that India would follow China. The US, along with several other countries, started a deal with proliferation NPT 1968. India refused to be a part of this and conducted a peaceful nuclear explosion PNE in 1974. It created another round of political hostility between India and the US. देखो अब न्यूक्लियर इशू क्या था, न्यूक्लियर इशू ये था कि चाइना के पास जब न्यूक्लियर आ गया था उसके बाद अब यूएस ने ये सस्पेक्ट किया, वॉशिंगटन ने ये सस्पेक्ट किया कि इंडिया भी चाइना को फॉलो करेगा, ठीक है।
तो इसलिए यूएस कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर तब एक डील लेकर आता है जो कि होती है एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, कब? 1968 में। लेकिन इंडिया उसको साइन नहीं करता है और हम उसका हिस्सा बनने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो डील क्या होती है, एक तरीके से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कह सकते हो भेदभाव होता है ना। भेदभाव कैसे होता है? क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी आ गई तो वो हमारा पड़ोसी था, तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो इंडिया को भी रखने पड़ेंगे ना, न्यूक्लियर और वेपन्स और सारी चीज़ें, राइट। तो इंडिया रिफ्यूज़ कर देता है उसका हिस्सा बनना, और फिर हम कंडक्ट कराते हैं 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो वहाँ पर भी जो इंडिया और यूएस है उसके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, अगला है इंडियाज रिलेशन विद यूएस से ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड आफ्टर कोल्ड वॉर एरा। तो भारत और यूएस के रिश्ते कैसे थे कोल्ड वॉर और उसके बाद। ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर India maintained a non-aligned stance, not formally aligning with either the US or the Soviet Union. Although it had closer ties with the USSR, relations with the US were often tense due to differing views on global issues. ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने नॉन अलाइन स्टांस को चूज़ किया था, यानी कि हमने नॉन अलाइनमेंट को चूज़ किया था। हम ना ही तो यूएसएस के साथ थे, ना ही हम यूएसएसआर के साथ थे। ठीक है, क्योंकि हमें फोकस करना था अपनी कंट्री के ऊपर, क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उस टाइम पे, राइट। तो हमें अपने देश की स्थिति सुधारनी थी, ना कि किसी के साथ हमें वॉर में हिस्सा लेना था, भले वो कोल्ड वॉर ही क्यों ना हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूएसएसआर के साथ जो हमारे टाइज थे वो थोड़े क्लोजर थे, थोड़े क्लोज थे एज कम्पेयर टू द यूएसए, क्योंकि यूएसए और इंडिया के जो ग्लोबल इश्यूज को लेके व्यूज थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, राइट। After the Cold War, India-US relations improved. The two countries began to cooperate more closely on economic, military, and strategic issues. The US started seeing India as a key partner in Asia, especially as a counterbalance to China's rise. अब यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजिक इशूज़ के ऊपर कोऑपरेशन से काम करती हैं, राइट। और साथ ही साथ यूएस इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट की पार्टनर देखता है एशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चाइना का राइज हो रहा था, तो इंडिया को कैसे देख रहा था यूएसए कि ये चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए सही है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। टुडे देयर रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग, मार्क्ड बाय कोलैबोरेशंस इन ट्रेड, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोलैबोरेशंस होते हैं ट्रेड में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में। अगला है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। चलो अब देखते हैं कोल्ड वॉर के बाद जो बिगनिंग थी, नए रिश्ते बन रहे थे इंडिया यूएस के, वो क्या थे, कैसे थे। पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। In the early 1990s, India opened its economy, leading to increased trade and investment with the US. This economic engagement laid the foundation of the stronger ties. तो पहला है देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि अर्ली 1990 में इंडिया ने आप कह सकते हो जो अपनी इकोनॉमी थी उसको ओपन कर लिया था, जिससे कि हम ट्रेड को इंक्रीज कर सकें और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पे एक फाउंडेशन रखी गई स्ट्रॉन्गर टाइज बनाने के लिए। अगला है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। बोथ कंट्रीज बिगिन टू सी ईच अदर इज इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। दोनों ही देश एक दूसरे को इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देख रहे थे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ हाई लेवल डायलॉग्स एंड एग्रीमेंट्स। इसीलिए एक पूरी सीरीज चलती रही, हाई लेवल डायलॉग्स होते रहे, मीटिंग्स होती रही, एग्रीमेंट साइन होते रहे। ठीक है, तो ऐसे दोनों ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने। अगला है न्यूक्लियर कॉपरेशन। इन 2005 इंडिया साइंड अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इट्स अ शिफ्ट इन द रिलेशनशिप। उसके बाद एक न्यूक्लियर कॉपरेशन होता है। 2005 में इंडिया साइन करता है एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जहाँ पे वो जो हमने पढ़ा था अभी न्यूक्लियर इशू, जहाँ पे सीरियस रिलेशंस थे, वो चीज़ यहाँ पे आके कुछ हद तक सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक शिफ्ट आ जाता है। अगला है डिफेंस कोलैबोरेशन। मिलिट्री कॉर्पोरेशन increased with joint exercises, defense sales, and technology sharing becoming key aspects of the partnerships.
अगला क्या है, डिफेंस कोलैबोरेशन, यानी कि मिलिट्री कोऑपरेशन भी इंक्रीज हो गया था, क्योंकि दोनों ही जो कंट्रीज थी वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही थी, डिफेंस हील्स कर रही थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थी, राइट। द न्यू रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूज टू ग्रो विद बोथ नेशंस वर्किंग टुगेदर ऑन ग्लोबल इशूज लाइक काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद दोनों के जो रिलेशनशिप्स है वो ग्रो होते चले गए और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ काम करने लगे ग्लोबल इशूज पे, जैसे कि काउंटर करना टेररिज्म को, क्लाइमेट चेंजेस को देखना और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये था इंडिया यूएस रिलेशंस। अमेरिकाज व्यू टू इंडिया एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर, कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका का क्या व्यू था, ठीक है, इंडिया को लेके। सो ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999 अमेरिकाज व्यू टूवर्ड्स इंडिया वाज लार्जली सपोर्टिव। 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका का जो व्यू था इंडिया को लेके वो बहुत ही सपोर्टिव था। अमेरिका प्लेड अ क्रूशियल डिप्लोमेटिक रोल बाय pressurizing Pakistan to withdraw its troops and avoid escalating the conflict. This strengthened India-US relations. और जैसे कि हमने भी पढ़ा कि अमेरिका ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया, ठीक है, उसने पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया कि अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको विदड्रॉ कर लो और कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ाओ मत, है ना, यहीं रोक दो, जिससे और ज़्यादा इंडिया और यूएस के जो रिलेशन थे वो अच्छे रहे, मजबूत हुए। अगला है इंडो-यूएस रिलेशंस इन सितंबर 11, 2001 अटैक एंड लेटर। उसके बाद जब यूएस में 11 सितंबर 2001 में हमला होता है तो उसके बाद कैसे रिश्ते रहते हैं। आफ्टर द सितंबर 11, 2001 अटैक, इंडो-यूएस रिलेशंस grew stronger. India quickly condemned the attack and offered support to the US in its fight against terrorism. देखो वो जो हमला होता है यूएस में 11 सितंबर 2001 में, तब इंडो यूएस यानी कि इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया क्विकली क्या करता है, उस अटैक को कंडेम करते हुए साथ के साथ यूएस को सपोर्ट ऑफर करता है, ठीक है, कि हम आपके साथ हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। Post 9/11, the US viewed India as a crucial ally in maintaining regional security, especially in South Asia. और उसके बाद जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक क्रूशियल अलाई यानी कि एक इम्पोर्टेंट दोस्त की तरह देखने लगता है, ठीक है, पार्टनर की तरह देखने लगता है सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे रिश्ते थे इनके। अब बात करते हैं इंडियाज रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। पहला है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। There were broadly 3 areas of political differences between the European Union and India till 1993. देखो 1993 तक ना 3 ऐसे एरिया थे, सेम वही वाले एरिया हैं, बस इनमें एक अलग है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिश्ते थे वो थोड़े से सीरियस थे। क्योंकि अभी हम 2 चीज़ें अभी पढ़ के आए हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है, न्यूक्लियर इशू और कश्मीर इशू, तो हम उसको ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बाकी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, द कश्मीर इशू। द यूरोपियन यूनियन जनरली व्यू the Kashmir issue as a bilateral dispute between India and Pakistan and encourages dialogues for peaceful resolution. While the EU supports human rights and has expressed concern over tensions and violence in the region, but India prefers limited international involvement, including from the EU, in the issue. देखो कश्मीर इशू में यकीन वही वाली चीज़ है कि यूरोपियन यूनियन को ऐसा लगता था कि ये कश्मीर का जो इशू है ये बायलैटरल डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, और इनको डायलॉग करके, मीटिंग्स करके, नेगोशिएशन, बातचीत, मतलब ऐसे जो भी पीसफुल मेथड्स होते हैं इनका इस्तेमाल करके कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, तो यहाँ पे उसका ये मानना था कि कश्मीर जो रीजन है वहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, किसके, जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी शांति भंग हो रही है यहाँ पे, ऐसा समझ लो, है ना। लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि इंडिया प्रेफर करता था कि कम से कम बहुत ही लिमिटेड इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि वॉशिंगटन ने भी बोला कि वो इसको एक डिस्प्यूटेड कॉन्फ्लिक्ट या टेरिटरी देखता है, लेकिन इंडिया ये क्लेम करता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन इसके रिश्ते थोड़े सीरियस थे। अगला है न्यूक्लियर इशू। अगेन the second major area of political difference between EU and India is the nuclear proliferation. All the members of the EU are signatories to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT. India considered the NPT as a discriminatory document
The EU strongly condemned the Indian test, but unlike the US and Japan, refrained from imposing any sanction. न्यूक्लियर इशू में क्या हुआ था कि जो दूसरा मेजर पॉलिटिकल डिफरेंस था वो न्यूक्लियर इशू ही था, क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो एनपीटी थी उसको हम डिस्क्रिमिनेटरी मानते थे, है ना, तो इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी ऑल्दो इसने हम ऑल्दो मतलब यूरोपियन यूनियन ने हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस इम्पोज नहीं करे जैसे कि यूएस और जापान, लेकिन काफ़ी कंडेम किया था इंडिया में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उनको, ठीक है। अगला है द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगेन यहाँ पे वही वाली चीज़ है कि जो इंडिया था वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा था कश्मीर के अंदर, ठीक है। इंडिया एंड द EU also differ on the issue of human rights. The EU, European Union, often raises the question of violation of human rights in Kashmir in its dialogue with India. Right? चलो, आई होप अभी तक जितना पढ़ा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इंडियाज रिलेशंस विद द यूरोपियन यूनियन। अब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो अभी हमने देखा था क्या क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, अब हम देखेंगे क्या क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशंस थे। देयर आर सेवरल लिमिटेशंस फेस्ड बाय इंडिया इन इट्स इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस विद द यूरोपियन यूनियन। पहला है ट्रेड बैरियर्स। टेरिफ्स, quotas and different regulations can make it harder and more expensive to trade goods and services between India and the European Union. ट्रेड बैरियर्स में क्या है, देखो जो टेरिफ्स थे या जो भी कोटा सेट हुए थे या अलग अलग जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसकी वजह से ना इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था या जो भी ट्रेड था गुड्स और सर्विसेज का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रेगुलेशंस बहुत हैं, कोटा सेट हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं, इसलिए। अगला है कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी। The European Union has many rules and regulations which can complicate trade agreement and make negotiations lengthy and complex. Again, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती थी। नॉर्मल से नॉर्मल जो ट्रेड होता था वो भी बहुत ही लेंदी प्रोसीजर से होके गुजरता था, ठीक है। नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा लेंदी होती थी और बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पूरा प्रोसीजर होता था, ठीक है। इसलिए जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं बन पाए। अगला है मार्केट एक्सेस इश्यूज। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन समटाइम्स स्ट्रगल टू फुली ओपन अप देयर मार्केट्स टू ईच अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों ही फुली अपनी मार्केट को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ओपनली, इसलिए भी यहाँ पे जो मार्केट एक्सेस इशू थे वो आए। लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। डिफरेंसेस इन लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अब देखो हर देश के अपने लेबर लॉज होते हैं, हर देश के अपने अलग अलग कानून होते हैं हर चीज़ को लेके, तो यहाँ पे भी अलग अलग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, ठीक है, कि जो कौन सी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें, और लेबर लॉज भी काफ़ी अलग अलग थे, ठीक है। अगला है इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन। There are restriction and limitation on foreign investment which can limit the economic collaboration between businesses in India and the European Union. तो इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी थी जिसकी वजह से जो अगेन जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। और अगला है जियो पॉलिटिकल टेंशंस। Political differences such as those related to foreign policy and human rights can sometimes spill over into economic relation, creating additional challenges. और जो कि हमने अभी देखे थे, जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस थी, ठीक है, या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ या जो भी चीज़ें यूरोपियन यूनियन मानता था उसकी वजह से भी कभी कभी जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं बैठते थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने लाइक और कमेंट भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।